5 साल बीत गए, तारीख पे तारीख चल रही है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। और तब मैंने एफिडेविट पे कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं भारत में। कितने घुसपैठिए? 5 करोड़। अब तो उनके बाल बच्चे और बढ़ रहे होंगे, बहुत तेजी के साथ उनका जनसंख्या विस्फोट होता है, हर साल एक पैदा करते हैं। अब तो वो 5.25 हो गए होंगे, 5.5 हो गए होंगे। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। हमें समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास पढ़ा नहीं, और थोड़ा ठीक ठाक लोग हैं, सुरक्षित स्थान पे रह रहे हैं, तो हमें वो खतरा नजर नहीं आता। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे पर्शिया। ध्यान से समझिए, 5000। पर्शिया जहां पे 95% पारसी रहते थे, और 100 साल में उन घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया। कितने साल में? 100 साल। दो संस्कृतियों की टकराहट इस समय चरम पे है, दो सोच की टकराहट बहुत चरम पे है। हालांकि दो सोच की टकराहट तो आदिकाल से है, जब से पृथ्वी बनी है तब से है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ें, या विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो धारावाहिक देखिए जरूर। जिन्होंने महाभारत बनाया था बी.आर. चोपड़ा साहब ने, उन्होंने विष्णु पुराण धारावाहिक भी बनाया। बहुत अच्छा धारावाहिक, मैं रिकमेंड करता हूं, उसको जरूर देखिए, क्योंकि पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पर ये जो बच्चे बैठे हुए इनको पढ़ना मुश्किल होता है। तो विष्णु पुराण देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आतंकवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या, कट्टरवाद की समस्या, मजहबी उन्माद की समस्या आज से नहीं है, यह पृथ्वी के साथ से ही है। एक पक्ष था विश्व बंधुत्व की बात करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला, समता समानता समरसता की बात करने वाला, नारी तू नारायणी की बात करने वाला, एक सोच ये थी। दूसरी सोच थी एको हम द्वितीयो नास्ति। इन दो सोच में टकराव पृथ्वी बनने से बाद से शुरू हुआ। देवासुर संग्राम कितनी बार हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलिए, हिरण्यकश्यप से आगे बढ़ते जाइए, परशुराम का सहस्त्रार्जुन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। वो जो समस्या थी आतंकवाद की, आज की डेट में पीक पे आ चुकी है। और 55 ऐसे देश हैं जो आज की डेट में पृथ्वी पे आपके भूगोल में उन देशों का नाम नहीं है। 55 ऐसे देश हैं जिनकी संस्कृति खत्म हो चुकी है, जिनका नामो निशान मिट चुका है। भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से रानी कैकेयी आई। हमारी परंपरा जरा देखिए, राजकुमारों का नाम देश पे नहीं होता था, राजकुमारी का नाम देश पे होता था। देश का नाम था कैकेयी, इसलिए राजकुमारी का नाम हो गया कैकेयी। देश का नाम था कौशल, इसलिए राजकुमारी का नाम हो गया कौशल्या। देश का नाम था सौमित्र, इसलिए राजकुमारी का नाम सुमित्रा। देश का नाम था द्रुपद, तो राजकुमारी का नाम द्रौपदी। ये हमारी परंपरा थी। कितना हमारे यहां नारी तू नारायणी, मतलब बेटी को कितना ऊपर दर्जा दिया हुआ। भरत का ननिहाल कैकेयी 100 साल में पेशावर बना था। कितने साल में? पेशावर, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार लगभग 100-110 साल में कंधार बन गया, मतलब अफगानिस्तान। तो भरत का ननिहाल बन गया पाकिस्तान, और दुर्योधन का ननिहाल बन गया, जोर से बोलो भाई, अफगानिस्तान। ए बच्चों, अफगानिस्तान। हाँ, दुर्योधन का ननिहाल बन गया अफगानिस्तान। चाणक्य जहां प्रोफेसर हुआ करते थे, तक्षशिला, लगभग 100 साल में वो बन गया रावलपिंडी। सुवास्तु लगभग 110 साल में बन गया स्वात घाटी। कुंभा वो भी लगभग 100-110 साल में बन गया काबुल। ऐसे 55 देश हैं जिनका नेम प्लेट बदली जा चुकी है। समझ गए आप लोग? जिनका नेम प्लेट बदली जा चुकी है। और इस सोच की जो सबसे ज्यादा मार पड़ती है वो पुरुषों पे नहीं पड़ती,
सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो महिलाओं पे पड़ती है, बेटियों पे पड़ती है। जहां सनातन होता है वहां समता, समानता, समरसता होती है, विश्व बंधुत्व होता है, भाईचारा होता है, सबका साथ सबका विकास होता है, नारी को नारायणी होता है। लेकिन जहां दूसरी सोच आ जाती है वहां महिलाएं, बेटियां दूसरे दर्जे की नागरिक बन जाती है। जिस गंधार में स्वयंवर होता था उस गंधार में यानी अफगानिस्तान में लड़कियां अब स्कूल नहीं जा सकती, और जाएंगी भी तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर हो रहा, देख रहे नहीं देख रहे। अफगानिस्तान में 1805 में जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। क्या नाम था? पंडित नंदराम टिक्कू। और 1860 में वहां शरिया लागू हो गया। कभी नंदराम टिक्कू ने सोचा होगा कि मेरे 50 साल के बाद यहां शरिया हो जाएगा? या अफगानिस्तान वालों ने कभी सोचा होगा? वहां के नागरिकों ने सोचा होगा? या गंधारी के पिताजी ने कभी सोचा होगा? दुर्योधन के मामा ने कभी सोचा होगा? शकुनी ने कभी सोचा होगा कि ये अफगानिस्तान बन जाएगा? राजा भरत या रानी कैकेयी ने कभी सोचा होगा कि मेरा मायका ये पेशावर बन जाएगा? बना कि नहीं बना? बना। बाकी तो छोड़ दो। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा होगा कि 1947 में विभाजन होगा? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन चूंकि हमने इतिहास पढ़ा नहीं तो हमें आज की डेट में हम इतने मस्त हैं कि हमें फिर 10 साल 20 साल बाद क्या होने वाला उसकी हमें चिंता ही नहीं। भाई चिंता कब होगी? तो थोड़ा पुराना देखेंगे ना। आज तो मस्त है, व्यापारी अपने व्यापार में व्यस्त है, शिक्षक अपने टीचिंग में व्यस्त है, जो जिस काम में, वकील अपने वकालत करने में, क्लाइंट ढूंढने में व्यस्त है, जज रोज अपना तारीख देने में व्यस्त है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी 3 दिन पहले जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट आया, कुछ लोगों ने देखा नहीं देखा सुना? पीएफआई का डॉक्यूमेंट आया जिसमें उन्होंने टारगेट लिया है 2047 में भारत में शरिया लागू करेंगे। वो हवाई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो हवाई डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये 2047 की बात मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं। अब दुख इस बात का है कि मैं 5 साल से कह रहा हूं, कोई मान नहीं रहा था। अब पीएफआई ने कह दिया तो लोग करें हाँ ठीक है, ये ठीक है। मैं क्यों कहता हूं 100 साल में बदलता है? क्योंकि इतिहास उठा के देख लीजिए। पर्शिया ईरान 100 साल, कुंभा काबुल 100 साल, गंधार 100 साल, कैफियत पेशावर 100 साल में बदलता है। भाई कुछ लोग कहते हैं देश में संविधान है। अरे क्या बात कर रहे, फालतू डरा रहे। संविधान बदला नहीं जा सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए। सरकारी तो बनाना है। सरकार बनाने के लिए कितनी वोट चाहिए? 30%, 20% एक पर्टिकुलर हो जाए तो 10% हमारे लालू और तेजू और ये सब बाकी बैठे हैं ना सेकुलर दल, वो सही होते नहीं। तो 30% सरकार बना लो और बनाने के बाद बदलो। हमारे लिए बहुत विकट स्थिति है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये धर्म मजहब का झगड़ा नहीं है, 2 सोच का झगड़ा है। एक सोच एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरी सोच सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, नारी को नारायणी, समता समानता समरसता। इन 2 सोच की टकराहट हमेशा होती है, आज भी हो रही है। आज अलग तरीके से हो रही है, अलग तरीके से हो रही है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? मैं बीमारी, अब आपको समझ में आ गई होगी, मैं बीमारी के इलाज पे आता हूं। जो बात पीएफआई ने कही है वो बात भारत के 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है। कितने स्कूलों में? उसको कहते हैं मदरसा। दुनिया में कोई एक भी देश ऐसा नहीं है, कोई एक, जहां मदरसा हो और शांति हो। आप सर्च कर लीजिए, मेरी बात मत मानिए, गूगल करके सर्च करिए, शांति और मदरसा, ये नदी के 2 किनारे हैं। मदरसा होगा, अशांति होगी। हाँ, जहां 100% मदरसे हैं वहां अशांति, हालांकि वहां भी अशांति है। अभी अफगानिस्तान देखो,
अफगानिस्तान में हिंदू बचा क्या? फिर भी मारकूट हो रही नहीं हो रही है? रोज हो रही है। पाकिस्तान में हिंदू बचा क्या? मारकूट हो रही नहीं हो रही है? रोज हो रही है। ये मदरसा अशांति का अड्डा, जो वहां पे सिखाया जाता है वही बात पीएफआई कहता है। इनफैक्ट आप उसको ये मान लीजिए कि मदरसे का एनसीईआरटी पीएफआई है, कि सिलेबस वही डिजाइन करता है, बच्चों को क्या पढ़ाना वो पीएफआई डिजाइन करता है। जहां ऐसी जहरीली सोच हो कि आपका शासक, आपका शासक काफिर नहीं होना चाहिए। क्या सोचो, अगर आप काफिर के अंडर में है, आपके ऊपर राज करने वाला काफिर है, तो आप जहन्नुम में जाओगे। कहां जाओगे? दो ही चीजें, एक जन्नत एक जहन्नुम। जैसे हमारे स्वर्ग नरक है। जहां यह सिखाया जाता हो कि जब तक धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी, और जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक कब्र में ही पड़े रहोगे। तो कब्र से निकलना है, जन्नत जाना है, तो जल्दी कयामत की रात आए। और जल्दी कयामत की रात कब आएगी? सारे काफिर खत्म। ये जितने भगवाधारी बैठे हुए, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक कयामत की रात, जोर से बोलिए, नहीं आएगी। ऐसा उनका मानना है। तो उनकी कोशिश है साम दाम दंड भेद, इसके द्वारा जल्दी से खत्म करो, नापाक लोगों को खत्म करो। काफिर मतलब नापाक, नापाक लोगों को खत्म करो। 1947 में यही तो झगड़ा था। बोले भाई हम पाक हैं, हम क्या है? हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए हमें अलग देश चाहिए, पाक। तो क्या बना दिया? पाकिस्तान। पाक मतलब पवित्र, नापाक मतलब अपवित्र, उल्टा। हम पाक हैं, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए हमको अलग जमीन दो, सारे पाक वहां जाएंगे, पाकी। हम नापाक लोग साथ नहीं रहेंगे। तो उस सोच के हिसाब से आज जितने लोग बैठे हुए सारे नापाक हैं। जब तक ये नापाक लोग जिंदा है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का डिसीजन नहीं होगा। जब तक जन्नत नहीं जाएंगे तब तक 72 हूर नहीं मिलेगी। और कितनी शानदार व्यवस्था! जन्नत में दूध की नदी है, वहां स्नान करना है। यहां तो लोग रात्रि में नहा रहे हो, वहां दूध की नदी, केशर युक्त शराब है डेली, फूलों का गद्दा है और 72 हूर है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं, जो पढ़ाया जाता है 5 लाख स्कूलों में, वही बता रहा हूं। इसलिए आप इसको हंसिए, लेकिन गंभीरता के साथ सोचिए। तो इसलिए पूरे दुनिया में चल रहा है कि जल्दी कयामत की रात आए, जल्दी हमको कयामत की रात आए, हमको जल्दी से जन्नत मिले, जल्दी हम 72 हूर के पास जाए। ये पूरी अशांति का मूल कारण है ये सोच। और ये सोच कहां से पैदा हो रही है? तो मदरसे के रहते हुए भारत में शांति आ सकती है क्या? नहीं। जोर से बोलिए, नहीं। इस मदरसे का इलाज क्या है? इस मदरसे का इलाज है, हमारे संविधान में ही उस मदरसे का इलाज है। एक कानून है भारत में, उसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। पता है आप लोगों को? आरटी। वो 6 से 14 साल तक लागू होता है। उस कानून में अगर एक शब्द जोड़ दे, इक्वल, तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्या बन जाएगा वो? अभी उसका नाम है राइट टू एजुकेशन। एक शब्द उसमें जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? राइट टू। यानी अभी उसका नाम है शिक्षा अधिकार कानून,
उसका फिर नया नाम हो जाएगा समान शिक्षा अधिकार कानून। अभी उसमें पढ़ने की उम्र है 6 से 14 साल, उसको अमेंड करके 6 से 18 कर दे, यानी अभी वो फर्स्ट से लेके 8 तक है, उसको फर्स्ट से लेके 12 तक कर दे। तो जैसे वो राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा तो इस देश में समान शिक्षा लागू हो जाएगी। कहने का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा, वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा। गुजरात के बच्चे गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम सबका एक हो जाएगा। मदरसे को बंद करने का यही तरीका है। हमारा संविधान भी यही कहता है। संविधान का मतलब होता है समान विधान। संविधान क्या है? संविधान, समान विधान। संविधान कहता है सबको समान अवसर हो, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, मदरसा बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, सबसे शिशु मंदिर में अलग सिलेबस चल रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, गुजरात बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। सारे एग्जाम तो एक है, सारे एग्जाम तो एक है ना। एनडीए का एक एग्जाम, आईआईटी का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, पेपर तो एक है। तो जब पेपर एक है और सिलेबस अलग अलग है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? मिल सकती है क्या? जोर से बोलिए। इस देश में इसलिए हमें चाइना की तरीके, सिंगापुर की तरीके, अमेरिका की तरीके, ये सीबीएसई, आईसीएसई, गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इसको मर्ज करके एक भारतीय शिक्षा बोर्ड की जरूरत है। एक बोर्ड हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड, और फर्स्ट से लेके 12वीं तक देश के सभी बच्चे एक किताब पढ़े, एक सिलेबस पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जिसको जो पढ़ना है, कंटेंट सेम हो, करिकुलम सेम हो, मातृभाषा अलग हो। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इस मामले में जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं लिखिए, ट्विटर पे लिख सकते हैं लिखिए, आप आपस में चर्चा कर सकते हैं चर्चा करिए, वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में डाल सकते हैं डालिए। और बहुत जल्दी मैं ये समान शिक्षा के लिए एक दिन सबको सड़क पे उतारने वाला हूं, तैयार हो करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो सोच है, उस सोच का इलाज यही है समान। हालांकि कई इलाज है, एक कहते नहीं, सरदर्द हो तो एक गोली खा लो, बुखार हो तो 2 गोली खा लो, लेकिन कैंसर का इलाज तो कम से कम 10 गोली खाना पड़ेगा ना। तो जिहाद, मजहबी उन्माद एक कैंसर है, और कैंसर ये 4थे स्टेज में आ चुका है। तो इसके लिए कम से कम 10 कानून बनाना पड़ेगा। उसका पहला कानून ये आपको मैंने बताया, राइट टू इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा का अधिकार। इसका फायदा ये होगा, गरीब अमीर सबके बच्चों को समान अवसर मिलेगा, जातिवाद का जहर खत्म होगा, क्लासेस का जो क्लासेस वाली फीलिंग बैठी हुई है, हमारा सनातन धर्म जो टूटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग में जो एकदम पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो खत्म होगा। मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर की बेटे की किताब जब एक हो जाएगी तो दोनों भाईचारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अभी एक 10,000 रुपए फीस देता है, उसको लगता है मैं तो एलिट क्लास का हूं। दूसरा बच्चा बेचारा जाता है, वो सरकारी वाले पढ़ के आता है 200 रुपए वाले, उसको लगता है मैं थोड़ा नीचे हूं। और फिर जरा देखिए, सबसे क्वालिफाइड लोग कहां जाते हैं? गवर्नमेंट वाले स्कूल पे। सबसे ज्यादा जो मेरिट होती है, एग्जाम पास करता हूं, कहां जाता है? गवर्नमेंट वाले में। और वहीं कोई अपने बच्चे पढ़ाने नहीं चाह रहा। हालांकि मैं प्राइवेट स्कूल में हूं, हमारे स्कूल के प्रबंधक सब लोग बैठे हैं, सब कह रहे हैं मेरी क्या बता रहे हैं, ये तो हमारे स्कूल में कुछ और करवा रहे हैं। लेकिन जहां हमारी संस्कृति के सामने इतना बड़ा खतरा है,